जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, घटना चक्र का अपडेटेड बुक 2022 में जो लॉन्च किया गया है साइंस का, उसका हम आपको एक साइंस सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो दिए गए 1990 से लेकर 2022 तक जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। दोस्तों, हम आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको साइंस से यदि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से आपको निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि इसका जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आपको छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक पढ़ेंगे आपको प्रकाश से पढ़ेंगे, साथ ही आपको उष्मा एवं उष्मा गतिकी से पढ़ेंगे और तरंग गति से पढ़ेंगे। ये 3 चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ताकि इसका जब भी हम अगला पार्ट बनाएं जिसमें आपको पढ़ने वाले हैं ध्वनि पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे और चालकता और नाभिकीय भौतिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगला पार्ट में हम कवर करा देंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। लाइट का ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 200 से लेके 280 नैनोमीटर का जो होता है उसमें सर्वाधिक क्वांटम आपको देखने को मिलता है। और इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। यदि आपको तरंग दैर्घ्य न्यूनतम दिया रहेगा, उसका जो प्रति क्वांटम आपको सर्वाधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है कि सौर विकिरण निम्न में से किस पारस से में निम्नलिखित होता है। तो किस में आपको दिखता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के जितने भी आपको जो सौर विकिरण होता है उसमें आपको सौर विकिरण देखने को मिलता है। साथ ही इसका डिस्कशन हम पढ़ देते हैं। इसमें आपको दिया गया कि सौर विकिरण का आपको रेंज कितना होता है। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का जो परास होता है आपको 100 नैनोमीटर से लेकर 10⁻6 नैनोमीटर तक होता है। और इस विकिरण को परावैंगिक विकिरण भी कहा जाता है, जो 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर होता है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश, जिसका पारस आपको 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। और अवरक्त के विकिरण का पारस आपको 700 नैनोमीटर से लेकर 10⁻6 नैनोमीटर तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच होता है दृश्य प्रकाश का। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। यह समान मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से लेकर 750 तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर के बीच में विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो इसे आप जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होता है। तो जो दृश्य स्पेक्ट्रम का आपको जो तरंगदैर्घ्य सीमा देखने को मिलती है वह मिलती है आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3900 से लेके आपको 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में देखने को मिलता है। इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन इसका इम्पोर्टेंट है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का संबंध में कोई निश्चित सीमा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति के उम्र, आँख की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी और तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आँख 380 से लेकर 700 नैनोमीटर यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य के दृश्य को देख सकता है। एनसीईआरटी के पुस्तक में इसकी सीमा आपको 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की दी गई है। तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। यदि ऑप्शन उस अनुसार दिएगा तो उसका आंसर भी देख लीजिएगा। मानव आँख दृश्य प्रकार के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है, तो वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5500 एंगस्ट्रॉन के लिए आपको सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तरंग एवं कण दोनों इसको क्या होते हैं, तो समान होते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी कण तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश के प्राकृतिक का तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है प्रकाश की छोटे छोटे पैकेट में आपको मिलकर बना है। तो यह जो दो आपको प्राकृतिक प्रकाश की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत क्यों होती है, तो वह क्यों होगी, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती प्रतीत क्यों होती है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है इसलिए। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि प्रकाश का तरंग बहुत छोटा होता है तथा इसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आँख नहीं देख सकती। इस प्रकाश में हमें सीधा हुआ चलता प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन दिया भी गया है कि दिए गए विकल्प में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होती है, प्रकाश तरंग निर्वात से होकर गुजरती है, परंतु ध्वनि ऐसा नहीं कर पाती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी आपको भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक आपको निर्वात में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको सत्य हो जाएगा, प्रकाश का वेग आपको अधिकतम होता है इन सबों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देख लेते हैं डिस्कशन। प्रकाश की गति निर्वात में यदि कह दिया तो आपको 3.0 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति ही आपको 332 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की गति पानी में भी जी आप जरूर याद रखिएगा 2.25 गुने 10⁻8 मीटर होता है। और साथ ही प्रकाश की गति कांच में भी आपको एग्जाम में पूछा गया है कि कांच में प्रकाश की गति कितना होता है, तो 2.0 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होगा, सही बात है। और आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग कितना होगा, यानी कि आप शून्य अवकाश मतलब निर्वात में कितना वेग होगा, तो हम अभी हमने पढ़ा था कि निर्वात में कितना होगा, तो 3.0 गुने 10⁻8 मीटर, यानी कि 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति आपको कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हमने डिस्कशन पहले ही कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका भी हमने डिस्कशन में भी पढ़ा था। तो डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो डिस्कशन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का वेग आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में सर्वाधिक देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन भी कि प्रकाश का जो वेग निर्वात में अधिकतम होता है। प्रश्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश का वेग, तो हीरा में कह दिया प्रकाश का वेग तो आपको 2.24 गुने 10⁻8 होता है मीटर पर सेकंड होता है। पानी में आपको 2.26 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। और हाइड्रोजन में 2.98 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांच में आपको न्यूनतम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में प्रकाश की चाल आपको जो निर्भर करती है किस पर करती है, तो आपको ना दाब पर करती है, ना घनत्व पर करती है, और ना ही आपको यह दाब ताप घनत्व तीनों पर करती है। ये आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। इसका डिस्कशन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है कि जो आपको जो हवा में प्रकाश की चाल है वो किस पर निर्भर करता है। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम में भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम में प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा
उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। यानी कि आपको घनत्व पर भी इसमें डिपेंड करता है। साथ ही जितना घनत्व होगा उसका प्रकाशिक घनत्व भी उतना ही कम होगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक उसके प्रकाशीय घनत्व का संकेतिक होता है। वायु का प्रकाशीय घनत्व उसके ताप, दाब, आर्द्रता पर निर्भर करता है। अतः वायु का प्रकाश उसके प्रकाशीय घनत्व, ताप, दाब पर निर्भर करता है। यदि आपको प्रकाशीय घनत्व दिया रहेगा तो वो भी आपको आंसर इसमें और 2 क्वेश्चन हो जाएगा। दाब पर भी डिपेंड करता है और घनत्व पर भी डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग कितना होता है। तो इसका समय आपको कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.5 मिनट हो जाएगा। यदि आपको सेकंड में पूछ दिया गया तो सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 499 सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो वह कितना लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 मिनट लगभग में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो वह कितना, ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट हो जाएगा। इसका हमने व्याख्या भी देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर चर में प्रभावित होता है, तो किस में आपको प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य और वेग में आपको प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और तथा वेग क्या होता है, तो बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है, तो वह कौन सा अपवर्तित रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आवृत्ति है जो आपको अपवर्तित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो आपको एक आवृत्ति नहीं बदलती है और एक साथ ही क्या है, तो आपको आवृत्ति इसमें भी नहीं बदलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। इसमें आपको दिया गया है से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी चाल आपको बढ़ जाती है और यह अभिलंब की से दूर हट जाता है। यह 2 पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इसका डिस्कशन भी यही दिया गया, इसकी चाल बढ़ जाएगी और यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन आपको यदि इसका उल्टा कह दिया कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य प्रकाश की ओर रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा इसमें समझाया गया है कि कार्बन 6CO2 प्लस 12H2O प्लस पर्णहरित बराबर होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस पर्णहरित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह नियोन का उसमें प्रयोग किया जाता है। नियोन का प्रयोग किया जाता है। नियोन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूब द्वारा प्रतिदीप्त बल्बों में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुलित परावर्तन और विवर्तीकरण का यह परिणाम आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में होता है जब प्रकाश जाता है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जिसे आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीरे से कांच में यदि परिवर्तित यानी कि प्रवेश करेगी तो इसका पूर्ण परावर्तन होता है, उसमें देखने को मिलता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण जो है सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जिसमें आपको दिया गया है कांच से हीरे में प्रवेश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्ण जो अभियांत्रिक या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। जो ऑप्टिकल जितने भी फाइबर होते हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचारण निम्न घटना का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यह भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। जहाँ भी आप देख लीजिएगा कोई भी प्रकाश का जो परिघटना होगा वो आपको ऑप्टिकल फाइबर जैसे ही आ गया आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाए, प्रकाशीय तरंग के रूप में उसमें प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तंतु प्रकाशीय संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के बिंदु के रूप में भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इसमें कौन सा आपको सही दिया गया है। पहला दिया गया है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही इसमें दिया गया प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है और प्रकाशीय तंतु संचार आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 आपको सही दिया गया, चतुर्थ है जो आपको सही नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो कार्य करता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक इंडोस्कोप है तो वह क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इंडोस्कोप है क्या, तो इसका डिस्कशन हम देख लेते हैं, इसमें आपको पूरा पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि एक इंडोस्कोप एक चिकित्सक उपकरण है। इस कैमरे का प्रकार कैमरे का प्रकार कहना एक गलत बात है। इसमें एक लंबी पतली लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे का व्यवस्थित होता है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्रण करने के लिए करते हैं। इससे मानव की प्राकृतिक छिद्र जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में से प्रवेश किया जाता है इंडोस्कोपों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मृग मरीचिका का कारण है तो वह बनता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। इसका डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं। इस डिस्कशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभर्मी है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्व विहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तुओं के उल्टा आकार का प्रतिबिंब इसमें बनता है। अन्य प्रकार के विरूपण देखने को मिलता है और साथ ही वस्तु और परीक्षण के बीच की दूरी आपको कम होने का परीक्षक का भी भ्रम लगता है। इसमें देखिएगा तो आपको लगेगा बहुत कम दूरी है, लेकिन ऑब्वियसली दूरी कम नहीं होता है, यह बहुत ही अधिक दूरी होती है और इसमें विरूपक प्रतिबिंब नहीं दिख पाता है। मृग मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में देखने की पड़ती है। और रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि क्या होती है, तो जब भूमि के निकट वायु की परतें गर्म हो जाती है तब यह विरल हो जाती है और ऊपर उठी परतों की अपेक्षा अपवर्तनांक कम होता है। अतः किसी सुदूर वस्तु को आने वाली प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों त्यों अभिलंब से अधिकतर जो अधिकार विचलन होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है। फलस्वरूप जो प्रेक्षक वस्तु के काल्पनिक होता है और यह आप यह याद रखिए जो मृग मरीचिका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको काल्पनिक बनता है और वस्तु का उल्टा बनता है, यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीचिका का बनना उदाहरण है तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल आंतरिक परिवर्तन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। 2014-2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये इससे निश्चित रूप से आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यह आपको जो हो जाएगा, इसमें किस तथ्य का कारण आपको मृग मरीचिका बनती है। तो वह किसके कारण बनती है, तो आपको स्थलीय तापन के कारण बनती है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। यदि आप हीरे को काट देते हैं तो वह क्यों जगमगाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जगमगाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराश इस प्रकार से की जाती है कि प्रकाश यदि इसके अंदर चली जाती है तो बाहर निकलने से पहले इसके कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार के कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने पर हीरा आपको चमकदार दिखता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उचित रीति से कटे हुए हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, इस कारण आपको हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीरे की चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, और चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जो 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण जो होता है वो 24 डिग्री का होता है। अतः यह विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे का पृष्ठ पर बार बार जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसलिए आपको हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका क्रांतिक कोण जो होता है वो 24 डिग्री का होता है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक काटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो वह किसके कारण जगमगाहट के साथ चमकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि एक काटा हुआ जगमगाहट के साथ, एक जो काटा हुआ हीरा है वो जगमगाहट के साथ क्यों चमकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य को दिए गए जिनमें से कथन और कारण को आपको बताना है कि कौन सा कथन और कौन सा कारण आपको सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। साथ ही दिया गया हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नहीं, ये तो गलत है कि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ये आपको सही दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी यार जो है ये गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्ति करने का तरीका क्या कहलाता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होलोग्राफी उसे कहते हैं। जो त्रिविमीय होती है उसे होलोग्राफी करते हैं। इसे देख लेते हैं, होलोग्राफी कहते हैं किसे? होलोग्राफी एक तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि प्रकाश किसी भी तरंग के साथ कार्य करता है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों की संरचना करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तभी हमने पढ़ा था त्रिविमीय चित्र लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कॉन्सन्ट्रेट पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, रोस्टर स्कैन कहलाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि रोस्टर स्कैन का प्रयोग, जिसे हम CRT कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमन प्रभाव प्रकाश के उन किरणों से संबंधित है जो आर पार देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी प्रकार के पारदर्शक माध्यम से देख सकते हैं। इसका डिस्कशन भी हम देख लेते हैं। इसमें इसका डिस्कशन दिया गया है कि जो रमन प्रभाव है वो जो है आपको क्या हो जाएगा कि रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंग किसी भी पारदर्शक जो होता है माध्यम, जैसे ठोस द्रव गैस से गुजरती है, तब इसकी प्रकीर्णन किरणों का माध्यम जो अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मूल प्रकाश की किरणें के अतिरिक्त अस्थिर अंतर भी बहुत कम तीव्रता की प्रकाश भी उपस्थित होती है। इन किरणों को हम क्या कहते हैं? रमन किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ध्वनि की जो पुनः उत्पादन होता है यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD कम्पैक्ट ऑडियो प्लेयर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह किस रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेज़र बीम के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेज़र पराबैंगनी लेजर प्रकाश की उत्सर्जित करता है, जो CD को चमकदार सतह से परिवर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 47 नंबर। जब एक CD जिसे ऑडियो या वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त करने वाली कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ती है, इसका व्याख्या कीजिए। तो वह जो आपको इंद्रधनुष के रूप में क्यों दिखती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, परावर्तन और विवर्तन के कारण। इस परिघटना के जो कारण है, आपको जो CD ऑडियो जो कैसेट होता है वो आपको कैसा? तो इंद्रधनुष के तरह दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? इसको हम सही वाला पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो
3 और 4 दिया गया, ये आपको सही दिया गया। कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलनयामी विद्युत धाराओं से उत्पन्न होता है। साथ ही अति चालन वाहनों को पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, ये आपको सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किया जाते हैं। और साथ ही इसका कथन दिया गया और कारक दिया गया कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दिया गया है इसमें कि ऑप्शन नंबर सी इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है कि ए सही है, परंतु आर जो इसमें है आपको गलत दिया गया है। चलिए इसका देख लेते हैं। ए सही इसमें है, जो आर आपको गलत दिया गया है कि ये सही है, यानी कि आपको जो ए दिया गया है आपको ये गलत दिया गया है। साथ ही आपको ये सही दिया गया कि एक चलचित्र पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड में प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन ये आपको यह गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो सही क्या इसमें होने वाला है कि प्रकाश कथन यानी कि प्रश्नगत कथन के सही है, जबकि आर आपको गलत है, क्योंकि जो इसमें दिया गया है ये क्योंकि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकंड रहता है, ना कि आपको 1/10 सेकंड उसमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरबीन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती है, क्यों? तो वो ऑप्शन नंबर क्यों नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के सतह के वक्राकार होने के कारण जो आपको नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो प्रयुक्त तकनीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति मेंडुलम का उसमें प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो श्रवण संकेतों को प्रेषण हेतु आवृत्ति मेंडुलम का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रसारण संकेत किसी भी प्रकार के शोर या विकृति से मुक्त होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो यह क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे जरूर याद रखिएगा। जो बनता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु से छोटा बनता है और यह उल्टा बनता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनाने का संदेश दृश्य तांत्रिकों द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु में हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम इसे सीधा देखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जा सकता है, तो किस प्रकार आपको रेटिना पर बनाया जा सकता है, इसका देख लेते हैं। तो यह जो बनता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या मुख्य कारण है कि आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अभियुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस कारण की जो दूरी और गहराई को एहसास करने के लिए एक आँख की अपेक्षा दूसरा आँख देखना आपको अधिक सुदृढ़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य का जो आँख, ये आपको सही नहीं दिया गया, तो सही को देख लेते हैं कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज से सर्वाधिक जो सबसे जो अधिक होती है सुगराई होता है, और सुनने का दृढ़ 1/10 होता है, और दृष्टि का 1/16 सेकंड होता है। सुनने के लिए कहा दिया गया था 1/10 सेकंड होता है, लेकिन दृष्टि के लिए 1/16 सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे दिखने से आँख में अपवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य के विकिरण के निम्न घटकों में से किस एक का कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश किरण होती है उसके कारण आपको ये सब घटनाएं देखने को मिलती है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य बाह्य प्रभाव मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य की नंगो आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण के नंगी आंखों देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य के निकलने वाली उच्च तरंग दैर्घ्य की परावैंगनिक विकिरण से आँख का जो अपवर्तनीय क्षति पहुँच जा सकती है, इसलिए नहीं देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह किसके कारण दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके ताप के कारण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें होने वाला है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है,
तो किस कारण से विसरण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, धूल कण के कारण वह विसरित होती है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडलीय से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली हवा के अणुओं और धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के कारण उसमें प्रक्षेपण भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो विसरण भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, धूल कण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह भी आपको धूल कण के ही कारण से प्रसार देखने को मिलता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 61 जो दिया गया, यदि मैजेंटा कथन बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि यदि मैजेंटा और पीला रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यह जो आपको सही दिया गया है। और साथ ही इसमें एक और सही दिया गया है कि यदि सयान, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हरित लाभ नील कहते हैं, और मैजेंटा रंगों के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदन क्षेत्र रंग नीला होता है। ये जो कथन आपको दोनों सत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, जिस प्रकार लाल, हरा तथा नीला का प्राथमिक रंग, यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि जो प्राइमरी रंग होते हैं या फिर प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, हरा और नीला होता है, माना जाता है। उसी प्रकार हरित लाभ नीला, रक्त लाभ नीलोपन जिसे मैजेंटा या पीला के प्राथमिक वर्णन माना जाता है। प्राथमिक रंगों का वर्णकों को आसपास में मिलाने से श्वेत रंग का वर्णक प्राप्त होता है। जब श्वेताभाव नील लोमन तथा पीले रंग के दो वृत्त को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है। अतः कथन ये सही है और कथन दो आपको सही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह किसके कारण आपको प्रकाश का जो रंग है उसका निर्धारण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के कारण उसका निर्धारण होता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारण करने उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है? सबसे लंबा होता है या सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे कम कर देगा तो बैंगनी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, सबसे कम वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दृश्य वर्णक में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बैंगनी ही हो जाएगा। सबसे कम कह दिया था आपको बैंगनी हो जाएगा, लेकिन आपको सबसे अधिक कह दिया तो लाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो वह किस में होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला प्रकाश में सर्वाधिक उच्चतम ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन से आपको पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएगा जितना भी इसमें टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि किसी तरंग का ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंगों के प्रकाश नीले रंग का उच्च क्या होता है? तो ऊर्जा उच्च इसमें देखा जाता है, और लाल रंग का इसमें न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सफ़ेद रंग में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल जो प्रकाश है वो शीशे के जो प्रिज्म होती है उससे सबसे कम विचलन आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन आपको दिया गया कथन और कारण से दिया गया कि प्रकाश का दृश्य वर्णन में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक जो ऊर्जा होती है, और साथ ही लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से आपको अधिक ऊर्जा होती है। इसमें से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है? तो आपको ए कथन है जो आपको गलत दिया गया है, साथ ही आपको जो बी कारण दिया गया सही दिया गया कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 69, हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखने का कारण क्या है? तो वो किसके कारण दिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षैतिज में समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण आपको दीर्घ वृत्ताकार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किसके कारण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी तरंग दैर्घ्य लंबाई सबसे अधिक होती है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको 73 नंबर का कथन और कारक दिया गया है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये आपको दोनों क्या है, तो आपको सही 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 नहीं दिया गया, इसमें आपको दोनों सही है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोनों कथन आपको सत्य दिए गए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक होता है इसलिए आपको आकाश नीला दिखता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आकाश नीला लगता है क्यों? तो वह नीला क्यों लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु तरंग दैर्घ्य लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आपको प्रकाश जो आकाश है वो नीला दिखाई हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो वह इसका प्रयोग है जो आपको क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकीर्णन कहेगा तो सबसे कम हो जाएगा लेकिन तरंगदैर्घ्य कर देगा तो सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश का नीला रंग देखने को मिलता है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो वह किसके कारण आपको आकाश नीला दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला रंग दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसका जब भी हम अगला पार्ट बनाएं जिसमें हम आपको कवर कराने वाले हैं, जिसमें हमको कवर कराएंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चन है उसमें दिए गए, जिससे होगा कि आपको ध्वनि का हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, चालकता और नाभिक से भौतिकी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम सारे को उसमें कवर करा देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर सकें। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो वह कौन सा कथन इसमें आपको जो देख लेते हैं। आकाश आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का आपको प्रकीर्णन है। या फिर जो दिया गया है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये किसके कारण से आपको सब ये सब जो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये भी सही है और ये 3 सही है, लेकिन ये जो आपको 2 है ये आपको गलत दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के विरुद्ध समानुपाती होता है और बैगनी एवं नीले रंग के तरंगदैर्घ्य से कम होता है, अतः प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश नीला दिखता प्रतीत होता है। सर्वोदय और सूर्यास्त के समय किरणों का वायुमंडलीय में अधिक दूरी करनी पड़ती है, इसके कारण प्रकाश छोटी तरंगों का प्रकीर्णन होता है, केवल लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि सर्वोदय और सूर्योदय क्या है? सूर्योदय के समय के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो किसके कारण जो आपको सर्वोदय के समय जो सूर्योदय के समय आपको लाल रंग दिखता है, तो प्रकाश के वह भी प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो वह क्यों लाल दिखता है? तो यह भी आपको प्रकीर्णन के कारण ही आपको लाल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको वह काला दिखाई प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान में आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, तो वह कैसा दिखता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह काला दिखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वाला है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ये सारे सब ये सब देखते होंगे कि आप ये सेट लगाते होंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे आपको कितना भी लोग कन्फ्यूज होता है कि परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन ये सब क्या क्या होता है। तो इसे आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत ही कम कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट लिखते हैं कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको जो समुद्र का नीला हुआ दिखाई प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई पड़ता है और दूसरे कलर का क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँख पर परिवर्तित करता है, इसलिए आपको हरी घास हरी दिखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसारी विश्व का संकल्प आधारित है, तो किस पर आधारित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो मान लीजिए
मान लीजिए पृथ्वी के पक्षगामी हो रही है। एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग का 2/10 रॉकेट यान की स्थिति यात्रियों को जो नीला प्रकाश देख रहा है वह पृथ्वी की स्थिति प्रक्षेपकों को किस रंग का देखेगा? तो वह किस रंग का आपको दिखाई हुआ प्रतीत होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह पीला दिखेगा। यह आपको आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा अनंत या दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आभासी, और क्या होगा? तो सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब दर्पण होगी वो पीछे और उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा और सीधा आभासी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार के पीछे के आयताकार के दिश लोवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिश, पीछे के दृश्य देखने के लिए आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कार के पीछे आने वाले आयत क्या है? तो यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के जो पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो उसमें आपको प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो किसको काम में लाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण को कार्य में लाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। और यह क्यों लाते हैं यह भी आप जान लीजिए। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पोलिश होता है तथा अंदर तल पर परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी, बाल बनाने या शीशे के रूप में भी कभी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छत्ते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपर उज्ज्वल, जो ऊपर जो होगा आपको उजला होगा और नीचे काला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्यों होगा कि श्वेत प्रकाश का जो पूर्णांकिक परिवर्तन होता है जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषण होता है, अतः छत्ते की ऊपरी सतह सफ़ेद होती है और साथ ही जो गर्म धूप से इसे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब होता है तो वह किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका अनंत प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है यदि आप दो समान दर्पण रख दीजिएगा तब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर किसने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें भी यदि आप समानांतर कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा। यदि आप दो समानांतर दर्पणों के बीच आप कोई भी एक वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसमें आपको अनंत प्रतिबिंब उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूमना होगा, तो आपको 2 थीटा से घूम जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको ये सब आपको जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिए गए ये सारे देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। चलिए इसका डिस्कशन नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग होने का क्या तरीका है? तो ये सब जो कार्य क्वेश्चन देखिए आपको बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किसके कारण? तो आपको प्रकाश के 7 रंगों से बदल सकते हैं। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण 7 रंगों जो प्रकाश का अलग अलग उसमें वर्ण पटक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीला हरा लाल है जो इसका सही क्रम हो जाएगा। और यह बनता है किस कारण से? इसका देख लेते हैं। प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश में वर्षा के द्वारा दिखने वाला क्या है? इंद्रधनुष हो जाएगा। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों को क्रम इस प्रकार से होता है कि पहले आपको बैंगनी देखने को मिलेगा, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह भी आपको आईएएस का क्वेश्चन है कि जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो वह कौन सी आपको जो भौतिक परिघटना हो जाएगी इसमें जिम्मेदार हो जाएगी? तो आपको अपवर्तन,
प्रक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन के कारण ही आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो किसके कारण आपको जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह प्रिज्म के द्वारा देखा जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं प्रिज्म वाला, कि जब सूर्य श्वेत प्रकाश से किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है, के साथ साथ प्रकाश का अवयवी विकिरण भी विभाजित होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो मध्य में कह दिया तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा है जो आपको मध्य में दिखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंद्रधनुष के दोनों समान पट्टी होती है, तो कौन सी दोनों समान पट्टी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी और लाल जो आपको समानांतर पट्टी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखता है? दोपहर के यदि 12 बजे आप देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह नहीं देख सकते हैं, इसे हम देख ही नहीं सकते हैं। इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम क्यों नहीं देख सकते हैं। दोपहर 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों पे नहीं हो पाता है। इंद्रधनुष हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत ही आपको देखने को मिलता है। जब सूर्य पूर्व में होता है तो अर्थात इसका जो इंद्रधनुष आपको पश्चिम दिशा में देखने को मिलेगा। यदि आपको सूर्य पश्चिम होगा तो आपको वह पूर्व दिशा में देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट जब भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी तैयारी को और मजबूत करें, क्योंकि इससे देखते हुए कि हर एक क्वेश्चन में आपको साइंस का जितने भी क्वेश्चन आपको भर भर पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया, यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो कारण क्या है? तो छड़ी से आने वाले प्रकाश के जल अणुओं को प्रकीर्णन होकर छड़ी की छोटी छोटी होता है, तो वह इसका कथन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो आपको कथन गलत दिया गया है और ये है जो आपको सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सही है, परंतु आर इसमें गलत दिया गया है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, क्योंकि छड़ी वाली जो अपवर्तनांक होती है उससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छड़ को जल में तिरछी स्थिति में डुबाने पर छोटी छड़ी होती है वो जल के सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरणें जल के सतह पर पहुंचती है तो वह सघन माध्यम से बेहतर माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है और हमारी आंख में प्रवेश करती है। इस प्रकार कथन आपको ये सही दिया गया, जबकि आर एस में गलत दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब सारे आपको आई के क्वेश्चन दिए गए जो हमारे कॉम्पिटिटिव की दृष्टिकोण से जो आपको क्वेश्चन सही है हम उसको भी अधिक उसमें देखेंगे। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जल में बुलबुला होता है वो किसकी भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसमें देख लेते हैं इसका डिस्कशन। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह से उत्तल लेंस होती है, अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का बुलबुला अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबा हुआ बुलबुले का लेंस भी प्राकृतिक बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो किस तरह व्यवहार करता है? तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तब तक लेंस को कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए, तो वह कितनी ऊंचाई होनी चाहिए समतल दर्पण के? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कथन निष्कर्षण वाला थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो उसकी कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है जो आपको इम्पोर्टेंट डिस्कशन है हम उसी को कराते सिर्फ चल रहे हैं। बाकी जो इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे को हम कवर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तभी हमने ही पढ़ा था कि यदि आप किसी भी प्रतिबिंब को, यदि आप पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी लंबाई आपको उसकी आधी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में आते हैं। तो वो कौन से लेंस दूरदृष्टि के लिए जो काम में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको सही नहीं दिएगा, बाकी जो कितने सब सारे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम उसे निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस प्रयुक्त करके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो इसे भी हम अवतल लेंस के थ्रू से ठीक कर सकते हैं। और निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है, तो यह भी आपको अवतल लेंस ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसके कुछ समय के बाद स्पष्ट नहीं दिखता है, बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगती है। तो यह किस कारण ऐसा आपको देखने को प्रतीत मिलता है? तो यह किस कारण से आपको ऐसा देखने को मिलता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको नहीं दिया गया, तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि आँख में स्थित जो कोन फोटो रिसेप्टर होता है कि तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलन होता है, जबकि जो रॉड रिसेप्टर होता है अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलन होते हैं। तीव्र प्रकाश में रेडोसेप्टर जो होता है समाप्त हो जाता है और यह क्षणिक निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अंधेरे में जो रेडोस्पिन होती है पुनः विरजन और पुनः संश्लेषण होने के अंधेरे से में रखी वस्तु को दिखाई देने लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करने की पुतली का आकार परिवर्तित होता है, जिससे आँख के अंधेरे का प्रतिकूलन होने में कुछ समय लगता है। अतः विकल्प आपको जो दिए गए हैं तीनों सही दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस के बने होते हैं। और आँख के संकेंद्रण होता है, तो किससे संकेंद्रण होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेंस के उत्तलातर के परिवर्तन से आपको इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से आपको कौन सा कथन है जो आपको सही नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको सही नहीं दिए गए, बाकी सब सही आपको दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि खोज बत्ती दर्पण में प्रयुक्त होता है वह, तो उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होता है नोदोत्तर दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होगा, ये भी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव के समान दृष्टि, यह भी आपको इसका 25 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम देखते चलेंगे। आँख की लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होता है? तो किसके कार्य में आपको परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलीय जो पेशियाँ होती है उसी के कार्य में यह परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो यह भी आपको ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर में, ये देखिए आपको पूछा गया है बीपीएससी प्री जो एग्जाम हुआ था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एनक या जिसे हम लेंस कहते हैं कि पावर 2+ डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि एक डायोप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। सॉरी 25 नहीं, कि इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर पावर का 1/f होता है, तो 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर होता है। और ये बराबर क्या हो जाएगा? तो ये बराबर आपको हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि धूप चश्मे का पावर होता है, धूप चश्मे का पावर आपको 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंसों जिसमें से एक उत्तल लेंस दूसरा अभियोत्तल लेंस एक दूसरे को सटाकर रखे जाए तो इस युग में कौन सा व्यवहार होता है? तो यह जो युग में कौन सा व्यवहार होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांच के समतल चादर के भांति उसमें व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि कैमरे के द्वारक और कापट गति के निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम अभ्युदासन होने देगा?
तो वह कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि F22 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें इसका डिस्कशन। कैमरे का उद्भाषण कैमरे के द्वारका का क्षेत्रफल तथा जो समय पर निर्भर करता है, अतः इसका उद्भाषण d² गुने t के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख के रेटिना का परंपरागत कैमरे निम्नलिखित में से किस भाग की पुतली की जाती है, तो वो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो फिल्म को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आँख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह व्यवहार करता है या फिर कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाले प्रकाश की किरण को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, जिसे दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं ताकि इससे क्वेश्चन आपको छूटे ना, कि मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफी कैमरे से मिलती जुलती है और जिस वस्तु को हम देखते हैं उसमें चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्र द्रव के होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती है और दृष्टि पटल इस फोकस करती है जहाँ पर वस्तु छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। यानी कि आपको जो दृष्टि पटल पर बनने वाली प्रतिबिंब कैसा है, तो छोटा बनती है और उल्टा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस वस्तु का प्रतिबिंब आपको आँख में बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, यह भी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आँख किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो किस वस्तु पर आपको प्रतिबिंब बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी रेटिना ही हो जाएगा। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिससे वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन के कारण आपको जिस कलर का वस्तु है उसी कलर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनाए ये होते हैं, तो वो कौन सा जो 3 है जो आपको प्राथमिक रंग है, पहले हमने डिस्कशन में पढ़ रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल हरा और नीला हो जाएगा, जो आपको इसका प्राथमिक रंग हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं कि रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न का प्रयोग हो जाता है जो लाल हरे और नीले रंग का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह कौन से मूल कण है जिनके टीवी के पर्दे का विभिन्न रंग प्रकट होता है, तो किसके मूल कारण होता है, तो ऑप्शन जो प्राथमिक रंगें होती हैं उसी कारण, यानी कि लाल हरा और नीला के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो वह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वह सफ़ेद हो जाएगा। एक स्थान पर पड़ जाएगा तो वह आपको सफ़ेद देखता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सफ़ेद आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पीला नहीं, आपको जो काला है जो आपको प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 रंग मूल रंग है, ये कौन कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला हरा और लाल, ये सब आपको मूल रंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी टोटल उसमें 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और वो निम्न में रंगों का विषम को पहचाने, इसमें से कौन सा आपको विषम रंग दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरा आपको विषम रंग है। और वह क्यों विषम, इसे देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति 7 रंगों से भूरा रंग नहीं है पाया जाता है, अतः भूरा रंग असंगत उल्लेखनीय है, जबकि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर जो विबग्योर जो इसका फुल फॉर्म शॉर्टकट होता है वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपको वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड में टूटकर ये विक्षेपित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा, यानी कि गोधूलि से सूर्य का अमाप होता है, ये भी सत्य है, और उस काल में ऊर्जा का रंग सूर्य का रंग होता है, और साथ ही आकाश के तारों का टिमटिमाना, ये सब जो आपको परिघटनाएं हैं आपको दृष्टि भ्रमण के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों, हमने लाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इसको सारे का हमने डिस्कशन किया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाँ, मेरा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है कि उष्मा गतिकी से जितने भी क्वेश्चन है सारे इसमें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो तो ज़रूर ही लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है,
तो वह किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस और द्रव में होता है, संवहन के द्वारा ऊर्जा इसमें स्थानांतरण आपको देखने को मिलता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण, आग पर रखी पतली का जल का संवहन के द्वारा गर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 डिग्री से वाष्पन द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाष्प द्वारा अधिक जो दाब उत्पन्न होता है इसी के कारण होता है, सॉरी डी नहीं बी हो जाएगा। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा देती है, इसी के कारण जो आपको जो एक पानी से जला हुआ एक भाप से जला हुआ उसमें अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाप में आपको गुप्त ऊष्मा भी देखने को मिलती है इसीलिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक गर्म बर्फ में 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प से 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कितना तापमान पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है तापमान में एक ही होता है, तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है वो सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भी आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कमरे नहीं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -40 डिग्री। यह भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कितने बार इसमें रिपीट कर जाते हैं, तो ये भी आप जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करते करते यहाँ पर याद भी हो जाएगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एक मनुष्य का शरीर का तापमान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस उसका किसी मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। यदि फ़ारेनहाइट में कह दिया तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस में आपको जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि केल्विन में कह दिया तो 310 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मानव शरीर का सामान्य कितना होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 310 डिग्री हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 36.89 सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, अभी हमें पढ़ा था 36.9 डिग्री हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट तापमान पर 200 फ़ारेनहाइट है, इसका सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, यदि आप सेल्सियस में बदलते हैं तो इसे कितना हो जाएगा, तो यह आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा, तो इसका जो मान होगा जो आप फ़ारेनहाइट स्केल पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें डिग्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यदि आपका इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और साथ ही इसके कुछ दिन के बाद आपको इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको फुल डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर उसमें डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट F है, तो C तथा F, यदि F तथा C के संबंध इतना है तो आपको संबंध बताना है, तो इसका संबंध आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों, तो वह दिया जाती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्कोहल और द्रव्यनांक नियंत्रण पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परम शून्य ताप क्या है, जो परम शून्य ताप है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः ताप है, और वह कितना हो जाएगा, न्यूनतम संभवतः ताप जो होता है आपको -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म करने पर विसरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदार्थ का जो घनत्व होता है उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब बर्फ़ पिघलता है तब, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयतन घट जाता है। बर्फ़ पिघलता है आपको आयतन घट जाएगा। ये आपको ग्राफ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको ग्राफ में दिया गया है, यहाँ पे आपको इसका दिए गए हैं ऑप्शन में कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो आपको सही हो जाएगा। क्यू का तापमान पी के तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तेज में पहुँचता है। इसका आपको ये क्वेश्चन दिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखना ही जो आपको थर्मोस्टेट का प्रयोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापक्रम से आपको थर्मोस्टेट संबंधित हो जाएगा। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, तो किसी निकाय का तापक्रम का आपको नियंत्रित करता है। और थर्मोस्टेट होता है कैसे भी पढ़ लीजिए, थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जाता है, यानी कि आप किसी भी तापक्रम को उसमें यदि रख दीजिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 10 पर रख दीजिएगा तो 10 पर ही उतना ही रहेगा। ये आपको थर्मोस्टेट अस्थायी तापमापी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, तो वह कौन सा साधन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेम्परेचर ताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक समान तापमान बनाए रखना ही इसका कार्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखिएगा तो वो आपको सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्यों, तो वो आपको क्यों कुरकुरे हो जाता है इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसके अतिरिक्त नमी को वह अवशोषित कर लेता है तो वह आपको कुरकुरे की तरह हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन कथन और कारण दिया गया है कि कौन सा कथन इसमें सही और कौन सा कारक इसमें आपको सही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि कथन आपको दिया गया, बर्फ़ का टुकड़ा पेय में ठंडा बनाए देता है और बर्फ़ पिघलने के लिए पेय में आपको गुप्त ऊष्मा लगता है जिससे पेय जो होते हैं ठंडा हो जाता है। तो इसमें से आपको कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है, तो दोनों कथन है जो आपको सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि इस तरह आपको कथन निष्कर्ष सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि शीशे की टुकड़े भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, तो इसकी चौड़ाई भी जो आपको क्या होती है तो आपको बढ़ जाती है। यदि शीशे को छड़ के भाप में रखी जाती है तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपको कम्पिटिटिव की दृष्टि से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को डिस्कस करते चलें, बाकी को छोड़ देते हैं। नीचे देख लेते हैं, इसमें आपको 2 धातुएं दिए गए हैं, एक है और एक ये दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि पत्ते से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भरा सकता है, यदि गोलक को गर्म करे तो घटक आता जो अटक है, परंतु धातु वलय को गर्म करे तो क्या हो जाएगा, यदि ठंडा करते हैं तो वह अटक जाता है, लेकिन यदि हम वलय को गर्म करेंगे तो वह क्या होता है, तो गोलक निकल सकता है, क्योंकि तापमान के प्रसार के कारण वलय का व्यास होता है वह क्या होता है तो बढ़ जाता है इसी कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है तथा तापमान में उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु को वलय को गर्म करने पर उसका बाह्य व्यास के साथ क्या होता है वृद्धि होती है, अतः गर्म करने पर गोलक क्या निकल जाएगा। तो यह भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको कम्पिटिटिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उसी क्वेश्चन को इसमें देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी का तुलना में लोहा का जो ऊष्मा है वो अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का वो अच्छा चालक होता है, इसी कारण आपको जो लकड़ी की अपेक्षा जो लोहा होता है वो अधिक ठंडा होता है। ये सब जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में देखते होंगे कि ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन को डिस्कशन करते चलते हैं, आपका टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होगा, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए जो आपको एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, पुराना हो गया। तो जो आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये भी देखिएगा कि आप जब सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन आपको कथन डिस्कशन जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है, वो जो IAS लेवल का हो गया
वो सब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हम उससे आपका समय बर्बाद ना करते हुए उसे हम छोड़ देते हैं कभी कभी, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है उसे भी हम कवर कर लेते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम सब क्वेश्चन को छोड़ते जा रहे हैं, नहीं। तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे हम कवर कर लेते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसका डिस्कशन दिया गया है। जबकि लकड़ी आपको ऊष्मा का कुचालक है। प्रातः काल में मौसम ठंडा रहता है, तब ठंडे के फलस्वरूप लोहा का अस्मस अच्छा सुचालक होता है, के कारण ठंडा हो जाता है और साथ ही, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा उसमें अधिक ठंडा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह भी आपको बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरे आप सेट लगाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पन की दर तेजी हो जाता है इसलिए आपको जो है ओस नहीं बन पाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही नहीं दिया गया, बाकी आपको 3 है जो आपको सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो एयर कंडीशन, एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करता है, परंतु जहां एयर कंडीशन आर्द्रता को नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। स्पष्ट है कि बी सही नहीं दिया गया, बाकी आपको सब सही दिए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कमरे में लगा वातानुकूलित का नियंत्रण करता है, तो किसे नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल आर्द्रता और तापमान को वह नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पन के शीतलन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किससे आप ठंडा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़कर उसे कमरे को आप ठंडा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। तो कौन सी अवस्था में सबसे जल्दी कपड़े सूखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम रहेगा तो आपको अधिक सूखेंगे। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं, कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, अतः प्रश्न डी के अनुसार यह सही दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ता है और साथ ही जो जमावट बिंदु है वह यानी कि जो ग्लेटिंग पॉइंट है वह घट जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपको जो क्वथनांक बिंदु है वह बढ़ जाएगा, लेकिन जो हिमांक बिंदु है जो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वह घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन देगा, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कथन, यह आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई वाले स्थान पर भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और ऊंचाई वाले स्थान को में तापक्रम कम होता है। तो इसमें कौन सा कथन है जो आपको सही है और कौन सा कथन आपको गलत दिया गया। तो दोनों कथन है जो आपको इसमें सही दिया गया है, किंतु आपको व्याख्या नहीं कराया गया। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, सही बात है। ऊंचाई वाले स्थान में तापक्रम आपको कम होता है, ये भी आपको सही दिए गए। सही, नेक्स्ट देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ के कुछ समय तक उसी तापमान में रखने के लिए किसी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। तो किसकी आपको निम्न परत उसमें लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजत परत उसमें लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोस फ्लक्स में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि और प्राप्ति नहीं होती है। तो किसके कारण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचारण और संवहन विकिरण दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह क्यों होता है। तो क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे अपने ऊपर आने वाली जो सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडा क्यों होती है। तो आपको क्यों होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे संपूर्ण प्रकाश के परिवर्तित करती है इसीलिए ठंडा वो प्रतीत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको कथन निष्कर्ष दिया गया है कि ये भी आपको उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मियों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों का वरीयता देते हैं, अतः कथन ये सत्य है। तथी सफ़ेद जो वस्त्र है ऊष्मा के अच्छा प्रवर्तक होता है और खराब अवशोषक होता है। इसी कारण गर्मियों में काले एवं गहरे रंगों की अपेक्षाकृत जो सफ़ेद वस्त्र सुविधाजनक होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को विकल्पित रूप से बी सही मानता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
इसी जितने भी आपको दिए गए इसमें इस टॉपिक से हो जाएगा कि हरे रंगों कपड़े को गर्म में वरीयता दी जाती है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। इसका क्वेश्चन आपको कथन दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या नीचे दिए कुछ भाषाओं को बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है, तो पसीने का जब को मुख्य रूप से उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर के सतह का संवेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल का हानिकारक निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये दोनों सही है कि केवल वातावरण ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर आपको निर्भर करता है कि पसीना आपको कितना चलने वाला है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है, तो गर्मी में यदि आप पंखा चलाते हैं तो आपको आराम उसमें क्यों महसूस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा शरीर पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है और ठंडा भी आपको इसी कारण से लगता है, वाष्पीकरण होने के कारण। आपको मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण आपको जल ठंडा रहता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पन के कारण आपको उसमें जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सारे आपको देख लेते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। ग्रीष्म काल में आर्द्रता उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, तो उस वाला होता है, तब आपको उसमें आर्द्रता अधिक देखने को मिलती है। शुष्कता दशा संदर्भित करता है, तो किस दशा को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न आर्द्रता को आपको संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु भी आपको घट जाता है। जो आपको कथन दिया गया इसमें सत्य कथन और असत्य बताना कि कौन से अच्छे कथन दिए गए, तो ये आपको सही बात है कि ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक बिंदु आपको घट जाता है। और क्या होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं, ये आपको घट जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है और गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वायुमंडलीय हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा वायुमंडलीय के दाब कुछ अधिक दाव डालता है, इसी के कारण हम नहीं अनुभव कर पाते हैं। ये भी आपको कथन इसका सही, इसके क्वेश्चन देखिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, तो वह क्यों जल्दी पक जाता है, तो यह देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने, दाब अधिक रहेगा तो जो ताप कर्म पर पानी का है वो कम हो जाता है, तो इसलिए जल्दी उबलने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम सकता है क्यों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापक्रम बढ़ जाता है। यह भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी यही दिया गया था। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता बन जाता है, तो यह क्वेश्चन हमने डील कर लिया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, यह भी हमने डील किया। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में, यह भी आपको क्वेश्चन हमने डील कर दिया। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च तापमान, ये भी कर लिए। तो ये सारे आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए आपका समय ज़्यादा हम नहीं बर्बाद करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाए, गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। और वह पहले क्यों घटता है बढ़ता है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अधिकांश द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में क्या होती है, तो कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के बीच उसमें ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में को लेकर गर्म किया जाता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आयतन आपको घटता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन आपको 4 डिग्री से आगे यदि जाइएगा तो उसमें आपको क्या होगा, तो आपको उसमें बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि घनत्व उसमें घटता हुआ प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर कर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा बाद में वह बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। यदि आप कोई भी बोतल में यदि आप पानी भर दीजिएगा तो आप उसे जमा दीजिएगा तो वह क्या बोतल टूट जाएगा, वह किस कारण होता है, तो जमने के बाद आपको पानी है वो फैल जाता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसके बर्फ़ में जमने पर बोतल टूटता है तथा 0 सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह जम जाता है, इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसी कारण आपको बोतल जो फट जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी से भरी डंटी लगी बोतल जमने पर टूट जाता है क्यों, तो वह क्यों टूट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन आपको बढ़ जाता है इसलिए वह टूट जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, तो वही रहेगा, अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साफ मेघ रात्रि की तुलना में मेघाच्छित रात्रि में अपेक्षाकृत गर्म होता है क्योंकि
वो बदलता है। ऑप्शन नंबर बी में बदलता है, पृथ्वी की छोड़ी ऊष्मा को वह परिवर्तित कर देता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बादल की आच्छादित रात स्वच्छ आकाश वाली रातों में अधिक गर्म होता है, क्यों? तो आपको क्यों गर्म आपको देखने को प्रतीत मिलता है कि ये साफ जो दिन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बादल जो है पृथ्वी तथा हवा के ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा को रोशनी परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताज़ा बर्फ की ढकी हुई भूमि जो सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा को यह रूपांतरित करती है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? तो वह क्यों चलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोषण की दर को यह घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? तो वह दीर्घ भंडारण जीवन क्यों देता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोषण दर को घटा देता है। यह देखिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर ऑप्शन नंबर सी गुब्बारे के आयाम में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको क्वेश्चन जो दिया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का कम होना उसमें आपको सही नहीं दिया गया, बाकी सब आपको सही दिया गया। उसको पढ़ लेते हैं। तापक्रम बढ़ने पर वायु का ध्वनि का वेग बढ़ता है और साथ ही वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग भी प्रभावित नहीं होता है। ये सब सारे आपको सही दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर आपको क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अतः कमरे का ताप थोड़ा आपको गर्म हो जाएगा, ना कि आप रेफ्रिजरेटर खोल दीजिएगा तो ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा पर किया जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए ताकि पुनः वह आयतन में परिवर्तित कर सके? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 337 डिग्री टेम्परेचर पर उसे गर्म कीजिएगा तो पुनः आपको परिवर्तित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने जितना भी इससे देखा था इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो मेरा तरंग और गति हो जाएगा। ये इसमें बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिए गए और कम क्वेश्चन है, जिसे हम तुरंत ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्वनि है जो आपको यांत्रिक तरंग हो जाएगी। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्वनि तरंग आपको अनुदैर्घ्य हो जाएगी। यह देखिए बीपीएससी जो प्री का एग्जाम हुआ था 2020 में यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग का संचरण होने पर यदि ध्वनि के कण तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करे तो उस तरंग का अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राध्वनिक तरंगे जो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं हो जाएगी। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह पर परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयन मंडल पर यह परिवर्तित होती है। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मस्त टॉपिक है, इस पर आपको क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक भी आप निश्चित रूप से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयनोस्फीयर के द्वारा इसे परिवर्तित किया जाता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों पर कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल है जो आपको इसको उत्तरदायी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सी तरंगे शून्य के संचरण नहीं करता है? तो वो कौन सी तरंगे हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी ध्वनि है जो आपको शून्य वातावरण में यह संचरित नहीं करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवशोषित किरणें आपको कॉस्मिक किरण होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों पे आपको जो कथन दिए गए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं, बाकी सब सही है। इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, यह बहुत अधिक ऊर्जा वाली अवशोषित कणों से बनती हुई है और यह सूर्य से उत्पन्न होती है कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट देख लेते हैं पारा उच्च आवृत्ति के तरंग साधारणतः संचरित की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अंतरिक्ष के तरंगों के रूप में इसे संचरित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दो उत्तरव्योत्तर सिंगराय अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं उसे तरंग दैर्घ्य, जिसे हम वेवलेंथ इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि क्रिस्टल की संचरण जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स किरण का उसमें प्रयोग किया जाता है।
एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग किया जाता है। तो रडार में आपको कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, रेडियो तरंगे का उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब धरातल मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻7 मीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, अवरक्त तरंगों का हम प्रयोग करते हैं रात को। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति होती है, तो उसकी सीमा आवृत्ति आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर आपको 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोवेव है जो आपको दूर संचार के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करती है, क्यों, तो वह क्यों नहीं प्राप्त करती है, तो वह प्राप्त इसलिए नहीं करती है कि आपको एंटीना छोटा होता है और वर्षा की बूंदें रेडियो की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, यह भी सही रीज़न दिया गया। वर्षा की बूंदें रेडियो के तरंगों की ऊर्जा का मूल दिशा में विचलन कर देता है, यह भी आपको सही दिया गया, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि FM प्रसारण सेवा से में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है, जो FM से प्रसारित होने वाली जो होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो आपको होता है 88 से लेकर 108 हर्ट्ज के मध्य में आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंतों के रोग के निदान के लिए निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी किरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए एक्स किरण का उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो CT स्कैन करने का प्रयोग में हम किस में लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं डी हो जाएगा, CT स्कैन के लिए आपको एक्स किरण का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए थे सारे को हमने कवर करा लिया। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट हम बनाएं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होने वाले हैं, जो कि आपको उसमें आपको धारा से हो जाएगा या फिर ध्वनि से, चालकता से, ये सब आपका आपको एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप कुछ दिनों के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से वह भी पार्ट आपका इसका एक प्ले लिस्ट बना देंगे, वहाँ से आपको लेके 1 से लेकर 10 वीडियो तक टोटल इसमें कंप्लीट देख सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया वो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।